वेलकम टू नॉलेज नेक्सस। आज हम देखेंगे हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट। ठीक है, और इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 30 क्वेश्चंस होने वाले हैं और यह प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे आने वाले एग्जाम कौन कौन से हैं, ये है आपके बीपीएससी, एईडीओ, ठीक है, और इसके बाद बिहार दरोगा मेंस है। ठीक है, और इसके अलावा कहीं भी आप रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हिस्ट्री तो सभी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं आपसे बस यही कहूँगा कि आप इन प्रैक्टिस सेट को जरूर से जरूर पूरा कीजिए, पूरा देखिए, अंत तक देखिए क्योंकि इसके सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और अभी मैं हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहा हूँ। आगे आगे के लेक्चर में मैं जीके जीएस के लगभग सारे सब्जेक्ट को मैं कवर करने वाला हूँ। ठीक है, इसके साथ ही मैं करंट अफेयर्स के लिए भी जल्द से जल्द एक वीडियो लाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। ठीक है, ये रहा हमारा पहला प्रश्न। बौद्ध संगति के आयोजन स्थलों का सही कालानुक्रम क्या है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पूछा जा रहा है कि जो बौद्ध धर्म से ये सवाल है चैप्टर से, यहाँ पूछा जा रहा है कि जो बौद्ध संगति हुआ था ये कहाँ कहाँ हुआ था, कालानुक्रम के अनुसार बताना है आपको। ठीक है, तो हम जानते हैं कि सबसे पहला कहाँ हुआ था, तो सबसे पहला हुआ था राजगिरी में। तो राजगिरी यहाँ दो जगह है, यहाँ पे है, सॉरी तीन जगह है, यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन बी तो आसानी से कट जाएगा। ठीक है, और राजगिरी के बाद हुआ था वैशाली में। तो राजगिरी के बाद वैशाली कहाँ कहाँ पर है, दो जगह पर, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन सी भी कट जाएगा। और इसके बाद कहाँ हुआ था, इसके बाद तीसरा तीसरा जो बौद्ध संगति हुआ था ये हुआ था पाटलिपुत्र में, यार आपको याद होगा। उसके बाद कुंडलवनी, इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मैं आगे इसका एक्सप्लेनेशन भी लाया हूँ, तो आप उस एक्सप्लेनेशन को पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है बौद्ध संगति बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को व्यवस्थित करने के लिए आयोजित की गई थी। ठीक है, और इसमें प्रमुख जो है चार प्रमुख संगति हुआ था। ठीक है, कितना हुआ था, चार प्रमुख। प्रथम संगति कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में, स्थान राजगिरी में। इसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप, और शासनकाल किसका था, अजातशत्रु। ये सारे क्वेश्चन, ये सारे फैक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको मिस करने का गलती भूल से ही मत कीजिएगा। ठीक है, द्वितीय संगति कहाँ हुआ था, तो द्वितीय संगति सर्वप्रथम द्वितीय संगति 383 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और यह स्थान कहाँ था इसका, वैशाली। अध्यक्ष कौन थे, सवाकामी, और शासनकाल क्या था, किनका था, ये कालाशोक में। ठीक है, तृतीय संगति कब हुआ था, 251 ईसा पूर्व, स्थान कहाँ पे, पाटलिपुत्र, अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस, और शासनकाल किनका था, अशोक का। चतुर्थ संगति ये हुआ था पहली शताब्दी में। ठीक है, कब हुआ था, पहली शताब्दी के आसपास। ठीक है, स्थान कहाँ हुआ था, कुंडलवन कश्मीर, और शासनकाल किसका था, कनिष्क का। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। ठीक है, ये सारे एक्सप्लेनेशन जो है, ये सारे जो फैक्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सारे के सारे सवाल में ये लाने लाया हूँ। ठीक है, इसलिए इसका पीडीएफ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ की व्यवस्था कर दूंगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, निम्नलिखित में से अशोक के द्विभाषी अभिलेख कौन से थे। ठीक है, अशोक के द्विभाषी अभिलेख, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी, सारे गुना। आइए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। अशोक के अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखे होते थे। किसमें लिखे होते थे, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में। ठीक है, लेकिन कुछ विशेष अभिलेख द्विभाषी भी थे, बाइलिंगुअल थे। ठीक है ना, और इसमें से ये जो मैंने ऑप्शन टिक किया था अभी, कांधार यानी सारे गुना अभिलेख, ये जो है ना ग्रीक अरमाइक भाषा में लिखा गया। किसमें लिखा गया है, ग्रीक और अरमाइक भाषा में। और ये कहाँ पाया गया है, ये अफगानिस्तान क्षेत्र में पाया गया है। ध्यान रखिए कहाँ पाया गया है, सारे गुना अफगानिस्तान क्षेत्र में। ठीक है, और ये शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा जो था, ये लिखा गया है खारोष्टी लिपि में। किसमें लिखा गया है, खारोष्टी लिपि में। ठीक है, तो अशोक के अभिलेख जो है ना भारत के साथ साथ अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी मिले हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दिल्ली सल्तनत में लाख बख्श, नॉर्मल से सवाल है, सभी को पता होता है लाख बख्श। लाख बख्श किसे कहा गया है, लाख बख्श कहा गया है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। आइए इसके बारे में जानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है, कारण क्यों था, कारण क्या था, कारण था वे दानवीर थे। क्या थे, बहुत दानवीर थे, लोगों को लाखों की संख्या में धन दान कर दिया करते थे। ठीक है, वह गुलाम वंश के संस्थापक भी थे, यानी कि गुलाम वंश का नींव उन्होंने ही रखा था। ठीक है, शासनकाल कब था इनका, कब तक था, 1206 से 1210। शासनकाल 1206 से 1210।
और इनके इसके अलावा उन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था। उसने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था और उनकी राजधानी क्या थी? लाहौर। ठीक है, तो अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखे हैं और वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, ठीक है, ताकि मेरा मनोबल, मेरा उत्साह बढ़े। ठीक है, आइए देखते हैं अगला सवाल। 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन का लेवल जो है अच्छा लेवल है। ठीक है, ऐसा ही लेवल एग्जाम में आता है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में मैं मानता हूँ कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है, लेकिन मैं इसके बाद एक्सप्लेनेशन करवा रहा हूँ, उसमें तो लगभग लगभग सारे फैक्ट को मैं क्लियर कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिए। ठीक है, इससे बाहर नहीं निकलेगा सवाल। यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बिठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे कंधों पर बिठाकर ले जाएंगे। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? ये कथन वाला सवाल है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। ये किसने कहा था? सिकंदर लोदी ने कहा था। ठीक है, सिकंदर लोदी कथन था। इसका अर्थ ये था कि शासक की शक्ति और अधिकार इतना मजबूत था कि उसके आदेश का पूरी तरह पालन होता था, मतलब उसका आदेश कोई काट नहीं सकता था। ठीक है, आगे देखते हैं। सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1489 से 1517 ईस्वी तक, और वे लोदी वंश का शासक था। किसका शासक था वो? लोदी वंश का शासक था। उसने प्रशासन को मजबूत भी किया था और इसके अलावा उसने क्या किया था? तो उसने आगरा शहर की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? आगरा शहर की। और इसके अलावा उसने कृषि सुधार पर भी ध्यान दिया था। ठीक है, कृषि सुधार पर भी ध्यान दिया था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे आपके मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। आप जानते हैं गांधी जी के आंदोलन के बारे में, तो गांधी जी के आंदोलनों को एक करके मिलाते हैं हम लोग। सबसे पहले पूछा चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। सविनय अवज्ञा कब हुआ था? 1930 में। और भारत छोड़ो कब हुआ था? 1942 में। तो देखिए, तो कहीं ऑप्शन है 3, 4 और 2 और 1? 3, 4, 2 और 1, देखिए ऑप्शन नंबर सी। 3, 4, 2 और 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी जान लीजिए। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह जो गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। और चंपारण कहाँ पड़ता है? चंपारण पड़ता है हमारा बिहार में। ठीक है, चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में। और चंपारण में गांधी जी को किसने इनवाइट किया था? तो इनवाइट किया था राजकुमार शुक्ल जी ने। यानी कि इन्हीं के कहने पे गांधी जी चंपारण का दौरा किए थे और वहां पर चंपारण सत्याग्रह उन्होंने किया। और ये उनका पहला सत्याग्रह था, जैसे कि मैंने बताया। बिहार में नील किसानों के लिए, किसके लिए? नील किसानों के लिए सत्याग्रह हुआ था। और ये जो खेड़ा सत्याग्रह था जो 1918 में, ये हुआ था गुजरात में किसानों के लिए। ठीक है, और इसमें सरदार पटेल की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बात करें तो ये हुआ था 1930 में, जैसे कि हमने पहले भी देखा। और इसी के अंतर्गत नमक सत्याग्रह यानी डांडी मार्च, आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे। ठीक है, और आगे भी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, हुआ था। फिर अगला हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। और इसी के दौरान गांधी जी का फेमस नारा है कौन सा? करो या मरो। इसका नारा उन्होंने दिया था। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर थोड़ा वैरी कर सकता है, लेकिन आप मेरा माने तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गौरी। क्यों? आगे देखते हैं। भारत में मुस्लिम राज का वास्तविक संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, क्योंकि उसने 12वीं शताब्दी के अंत में भारत पर कई आक्रमण किए। ठीक है, 1100, यहाँ तो 92 की बात हो रहा है, मैं आपको बता दूं 1191 में तराइन का पहला युद्ध, तराइन का पहला युद्ध हुआ था। किसे किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। तो उस समय क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं, शिकस्त दे देते हैं, लेकिन उसको मारते नहीं है, उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, कि जाओ तुम अपने वतन लौट जाओ। लेकिन ठीक 1 साल बाद 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध, पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है कौन? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी आया तैयारी के साथ 1192 में, और इस बार उसने वो गलती नहीं की जो पृथ्वीराज चौहान ने पहले युद्ध में की थी। उसने पृथ्वीराज चौहान को मार डाला। ठीक है, और मुस्लिम राज्य का संस्थापक बना, मतलब नींव रखा उसने। जिसके बाद उसे गुलाम
कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। यानी कि वहां पे मोहम्मद गौरी ने खुद राज नहीं किया, उसके एक गुलाम थे कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, वो उन्होंने राज किया। इसलिए गौरी को आधार निर्माता और ऐबक को संस्थापक शासक माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। जबकि अब बात करें महमूद गजनवी का, जो इसके पहले ऑप्शन में दिया हुआ था, महमूद गजनवी हम आया था, ठीक है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या था, उसका उद्देश्य था लूट का। ठीक है, आप जानते होंगे कि उसका एक सबसे फेमस लूट कौन सा था, सोमनाथ वाला, है ना, सोमनाथ मंदिर कहाँ पड़ता है, गुजरात वाला, है ना, ये उसका सबसे फेमस लूट था। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, सिंधु सभ्यता की जनसंख्या मिश्रित प्रजाति की थी, निम्नलिखित में से कौन से इसमें शामिल नहीं था। ये कह रहा है कि सिंधु घाटी में मिश्रित प्रजाति के लोग रहा करते थे। ठीक है, वो ऑप्शन आपको छांटना है जो उसमें नहीं रहा करते थे। तो हम जानते हैं कि उसमें अल्पाइन लोग भी थे, भूमध्य सागरीय भी लोग थे, मंगोलाइड भी थे, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है यानी निग्रो, ये निग्रो नहीं थे। ठीक है, ये निग्रो नहीं थे, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसके बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता की जनसंख्या विभिन्न नस्लों का मिश्रण थी। इसमें प्रमुख रूप से शामिल था कौन कौन सा, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन, मंगोलाइड। निग्रो प्रजाति का इसमें स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक है, और ये जानकारी हमें कहाँ से मिली है, मानव शास्त्रीय और पुरातात्विक अध्ययनों से प्राप्त हुई। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, निम्नलिखित सिंधु स्थल में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ से मिला। बहुत ही आसान सवाल है, बीपीएससी और बिहार दरोगा मेंस वाले लोगों के लिए तो बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, लेकिन सवाल आसान है, लेकिन जब एग्जाम में आता है ना तो कंफ्यूजन में स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। ठीक है, इसलिए आप इन प्रैक्टिस सेट को ज्यादा से ज्यादा देख के जाइए, ताकि आपका सवाल परीक्षा में गलत ना हो सके। तो घोड़े का अस्थिया कहाँ पाया गया सिंधु घाटी सभ्यता में, ये पाया गया हमारा ऑप्शन नंबर ए सुरकोटदा। कहाँ पाया गया, सुरकोटदा में। ठीक है, इसके बारे में देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का प्रमाण बहुत कम मिले हैं, लेकिन सुरकोटदा जो कहाँ पड़ता है, गुजरात में, घोड़े के अस्थियों का अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यह खोज 1964 में हुई थी। कब हुई थी, 1964 में। ये तो इंपॉर्टेंट है ना, ये तो नहीं जानेगा ना कोई लगभग। ये मैंने एक्सप्लेनेशन ऐसा रखा है कि सवाल आसान है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन मैं थोड़ा ज्यादा फैक्चुअल रखा हूँ। वहां पे आपको अलग अलग तरह के उससे और भी प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखिए। आपको, आप जब इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको अंत में लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ आज सीखा है। ठीक है, तो इसका खोज कब हुआ था, 1964 में। और अन्य स्थल की बात करें तो वहां पे था कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पाया गया था, राजस्थान में, लोथल गुजरात में। ठीक है, यहाँ से घोड़े का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले, ये तीनों से स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं। फिर कहाँ से मिला है, सुरकोटदा से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 बुद्ध के जीवन के बारे में है और उनके संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीकों को सुमेलित करना है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं बुद्ध जी का जब जन्म हुआ था तो उसका प्रतीक क्या है, कमल। क्या है, कमल। गृह त्याग, घोड़ा। क्या बता सकते हैं बुद्ध जी का घोड़ा का नाम क्या था, उनके घोड़े का नाम क्या था, कंथक। क्या था, कंथक। ठीक है, और ज्ञान क्या था, बोधि वृक्ष यानी कि पीपल। बोधि वृक्ष किसका पेड़ था, पीपल का। मृत्यु किसका था, स्तूप का। यानी कि सब कुछ आमने सामने मिल रहा है, यानी कि 1 2 3 4। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। देख लिए यहाँ पे बुद्ध के जीवन घटनाओं का प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। जन्म, कमल पवित्रता का प्रतीक है, किसका प्रतीक है, पवित्रता का। गृह त्याग किसका प्रतीक है, घोड़ा का। कंथक पर सवार होकर गए थे वो, इसीलिए घोड़ा का प्रतीक है। ज्ञान, ज्ञान बोधि वृक्ष, जैसा मैंने बताया। मृत्यु, स्तूप। ठीक है, और मृत्यु को ही बोला जाता है, क्या बोला जाता है, महापरिनिर्वाण। क्या बोला गया था, महापरिनिर्वाण। ठीक है, याद रखिएगा, इन वर्ड्स को याद रखिएगा। ठीक है, इन शब्दों को भूलिएगा नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कथन वाला सवाल आ गया ना, मैंने हर तरह के सवाल रखा है। ठीक है, लगभग सभी तरह के सवालों को मैंने इसमें रखा है। आइए पढ़ते हैं। जैन धर्म में तप एवं अहिंसा पर विशेष बल दिया गया। बिल्कुल सही है, जैन धर्म में तप और अहिंसा। अहिंसा मतलब हमें हिंसा नहीं करना है, किसी को मारना नहीं है, किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना है, ये बिल्कुल
सही आंसर है। ठीक है, फिर अगला देखते हैं, जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या कल्पसूत्र है? जी बिल्कुल, जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र है और उसे संस्कृत में भी लिखा गया है। सही जवाब है ये। ठीक है, यानी कि ये भी सही है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक और दो दोनों सही है। अब पूछा भी क्या है? कथन सत्य है। यहाँ देख लीजिएगा, सत्य पूछा है क्या? सत्य पूछा है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? किसने की थी सर्वप्रथम? महाराजा धीराज। श्रीगुप्त ने नहीं की थी, समुद्रगुप्त ने नहीं की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी नहीं की थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर बी। महाराजा धीराज की उपाधि बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल आसान है लेकिन एग्जाम में जब बैठेंगे तो भूल जाते हैं, कंफ्यूजन होता है और गलत मार्क आ जाता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? धारण किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, आइए बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की ओर। गुप्त वंश के शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम वह प्रथम शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो उनकी साम्राज्यवादी शक्ति और उच्च राजनीतिक स्थिति को दर्शाती है। इस उपाधि को धारण करने का अर्थ है कि वे अन्य राजाओं के ऊपर सर्वोच्च सम्राट के रूप में स्थापित हो चुके हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया था? यहाँ एक ऑप्शन में था चंद्रगुप्त प्रथम, है ना, यही इन्हीं के बारे में बता रहा हूँ। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। ठीक है, अपने राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया, जिसके परिणाम स्वरूप गुप्त साम्राज्य का विस्तार और प्रतिष्ठा दोनों में बढ़ोतरी हुआ। ठीक है, अब बात करें जो श्रीगुप्त का, तो श्रीगुप्त जो थे ना, श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। इंपॉर्टेंट है ये, पूछता है कि गुप्त वंश का संस्थापक का नाम क्या है, तो क्या बोलिएगा? श्रीगुप्त। क्या बोलिएगा? श्रीगुप्त। परंतु उन्होंने यह उपाधि धारण नहीं की। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बारे में बहुत जानते हैं। उनके विजयी अभियान के कारण उन्हें क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। ठीक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कहा जाए तो उन्होंने विक्रमादित्य और परम भागवत की उपाधि धारण की थी। याद रखिएगा, विक्रमादित्य और परम भागवत की उपाधि उन्होंने धारण की थी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है सती प्रथा। देखिए मैंने यहाँ पे पूरे हिस्ट्री का मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट जिसको कहते हैं, मैंने वो रखा है। इसको स्किप करने का गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा। सवाल बहुत अच्छे लेवल के हैं, बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन है उसके, इसलिए आप इसको पूरा देखिए। और वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न को। सती प्रथा का सर्वप्रथम कालांकित स्मारक किस स्थान पर मिला है? सती प्रथा का सर्वप्रथम पहला पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एरण्य। ठीक है, एरण्य अभिलेख। ठीक है, एरण्य स्थान में मिला है। और ये एरण्य कहाँ पर है? तो ये एरण्य मध्य प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रमाण एरण्य में मिलता है। ठीक है, जो गुप्तकालीन अभिलेखों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भानुगुप्त, एरण्य अभिलेख किसका था? भानुगुप्त का एरण्य अभिलेख, जिसकी लगभग काल क्या होगा? 510 ईसा पूर्व, 510 ईस्वी, सॉरी 510 ईस्वी। उसके सामंत गोपराज का उल्लेख मिलता है। एरण्य में क्या मिलता है? भानुगुप्त के सामंत गोपराज का उल्लेख मिलता है, जो हुनों से युद्ध करते हुए मारा गया था और उसकी पत्नी उसके साथ सती हो गई थी। यहीं पे पहला प्रमाण मिलता है भानुगुप्त के एरण्य अभिलेख, जिसका काल क्या रहा होगा? 510 ईस्वी। भानुगुप्त का एक सामंत हुआ करता था गोपराज, ठीक है, जो हुनों के साथ लड़ते हुए मर गया था और उसके साथ उसकी पत्नी भी सती हो गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। यह घटना सती प्रथा के प्रारंभिक ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में मानी जाती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह प्रथा गुप्त काल तक प्रचलन में आ चुकी थी। ठीक है, एरण्य अभिलेख गुप्तकालीन राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, और बाद में जब सती प्रथा मध्यकाल में आते आते अधिक व्यापक रूप से प्रचलित हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात कौन सा उसका तात्कालिक उत्तराधिकारी बना? ठीक है, यानी पूछ रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद राजगद्दी पे कौन बैठा, सिंहासन में कौन बैठा था? कुतुबुद्दीन का शासनकाल कब से कब तक था, याद है? 1206 से 1210। ठीक है, 1210 में चौगान खेलते खेलते, चौगान खेलते खेलते घोड़े से गिर के मर गए थे। चौगान यानी आधुनिक पोलो, है ना?
घोड़े पे बैठ के खेल रहे थे और खेलते खेलते गिर गए और मर गए। ठीक है, इसलिए उसके बाद उनका जो तात्कालिक उत्तराधिकारी बना था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आराम शाह। इल्तुतमिश मत मत मार दीजिएगा, आराम शाह। ठीक है, इसके बारे में देखें तो 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह उसका तात्कालिक उत्तराधिकारी बना, किंतु उसका शासन अत्यंत कमजोर और अल्पकालिक था। ठीक है, तुर्क अमीरों और सरदारों ने उसे स्वीकार नहीं किया, उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इल्तुतमिश ने सत्ता प्राप्त की और बाद में दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ एवं संगठित किया। इल्तुतमिश कौन था, आप कह सकते हैं इल्तुतमिश भी कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसलिए इस वंश को इनको गुलामों का गुलाम कहा गया है। ठीक है, गुलामों का गुलाम। और यही नहीं, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था। क्या था, दामाद, है ना। आगे देखे तो इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना की थी। ये संगठन हुआ करता था तुर्कान ए चहलगानी। और इसके अलावा जो एक और ऑप्शन था बलबन, तो बलबन के बारे में अगर हम देखें तो इन्होंने ही सिजदा एवं पैबोस, क्या था, सिजदा एवं पैबोस की नीति लागू की थी और लौह एवं रक्त की नीति, लौह एवं रक्त की नीति भी इसने लागू की थी। सिजदा एवं पैबोस में क्या होता था, मतलब जो वहां का शासक है उसके पैरों पे गिर के उनके पैरों को चूमना होता था, उसी को सिजदा एवं पैबोस कहा जाता था। ठीक है, आगे देखें सवालों को तो 14 नंबर क्वेश्चन कहता है किसकी देखभाल का उत्तरदायित्व दीवाने खालसा के पास था। देखिए अब सवाल आ रहा है ना लेवल लेवल का, दीवाने खालसा क्या था, किसका उत्तरदायित्व था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य का सीधा नियंत्रण वाली भूमि। राज्य का सीधे नियंत्रण वाली भूमि को क्या कहा जाता है, दीवाने खालसा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखे तो ये बात है मुगल प्रशासन की। खालसा भूमि वह भूमि होती थी जो सीधे केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में होती थी। किसके नियंत्रण में, केंद्रीय सरकार। ठीक है, और जिसका राजस्व सीधे शाही खजाने में जमा किया जाता था। इस भूमि की देखरेख और उससे प्राप्त आय के प्रबंधन का कार्य दीवान खालसा के पास होता था। ठीक है, यह व्यवस्था मुगल प्रशासन की वित्तीय सुदृढ़ता का आधार थी, क्योंकि इससे राज्य को प्रत्यक्ष आय प्राप्त होती थी और मध्यस्थों की भूमिका सीमित हो जाती थी। ठीक है, मतलब बीच में कोई ब्रोकर, कोई मध्यस्थता कराने वाला कोई इंसान नहीं होता था, ये डायरेक्ट खालसा भूमि जो होता था सीधे केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में होती थी। ठीक है, अब बात करें जागीर का, तो जागीर भूमि अधिकारियों को वेतन के बदले दी जाती थी। जो भूमि अधिकारी होते थे उनको वेतन के रूप में दे दिया जाता था जागीर, उसी को कहते थे जागीर। इनाम, इनाम क्या था, भूमि कर मुक्त होती थी, इनाम में भूमि कर मुक्त होती थी जो धार्मिक या विशेष व्यक्तियों को दी जाती थी। ठीक है, जो धर्म से जुड़े हो या विशेष व्यक्ति हो उनको ही से मिलता था क्या, इनाम। भूमि कर मुक्त होती थी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है अपने किस विजय के संस्मरण स्वरूप अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था। बताइए, बुलंद दरवाजा कब बनवाया गया था और किस लिए बनवाया गया था, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात विजय के बाद। गुजरात विजय के बाद हुआ था कब, 1572 में गुजरात विजय प्राप्त की थी अकबर ने, और इसी विजय की स्मृति में उसने फतेहपुर सीकरी में भव्य बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। कहाँ करवाया था, फतेहपुर सीकरी में, याद रखिएगा। यह दरवाजा मुगल स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है और इसे विश्व का सबसे ऊंचे द्वारों में माना जाता है। यह दरवाजा केवल स्थापत्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह अकबर की राजनीतिक सफलता और साम्राज्य विस्तार का भी प्रतीक है। बुलंद दरवाजा, ठीक है ना। बुलंद दरवाजा का निर्माण लगभग 1601 से 1602 के बीच में हुआ था। ठीक है, फतेहपुर सीकरी कुछ समय के लिए अकबर की राजधानी भी रही, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो शिवाजी के प्रशासन के अंतर्गत सर ए नौबत क्या था। बताइए, सर ए नौबत क्या था। तो सर ए नौबत जो था ये इंपॉर्टेंट वर्ड, इसको ध्यान में रखते हुए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पैदल सेना अधिकारी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, पैदल सेना अधिकारी। ठीक है, इसके बारे में अगर हम देखें तो शिवाजी की प्रशासनिक एवं सैन्य व्यवस्था अत्यंत संगठित और व्यवस्थित थी, जिसमें सेना को विभिन्न भागों में विभाजित किया गया था।
सर ए नौबत पद का संबंध पैदल सेना से था, जैसे मैंने बताया, और यह पैदल सैनिकों के संचालन एवं नियंत्रण के लिए उत्तरदायी उत्तराधिकारी को दर्शाता था। ठीक है, शिवाजी ने अपने सेना को मुख्यतः घुड़सवार, देखिए अलग अलग चीजों के लिए उन्होंने अलग अलग नामों का भी जिक्र किया हुआ है मैंने। पागा, पागा मैंने किसे कहा था? घुड़सवार। स्वतंत्र सैनिक को क्या कहा जाता था? सिलेदार। और पैदल सैनिकों को मैंने बताया क्या? सरे नौबत। ठीक है, जिनमें प्रत्येक के लिए अलग अलग अधिकारी नियुक्त किए जाते थे ताकि युद्ध के समय समन्वय बना रहे। ठीक है, पागा सैनिक राज्य द्वारा वेतन भोगी होते थे। कैसे होते थे? राज्य द्वारा वेतन भोगी होते थे। और सिलेदार, सिलेदार अपने स्वयं के अस्त्र शस्त्र रखते थे। ठीक है, स्वयं के अस्त्र शस्त्र को रखा करते थे। शिवाजी की सेना गुरिल्ला युद्ध पद्धति, गुरिल्ला युद्ध पद्धति के बारे में जानते हैं? शिवाजी जिस क्षेत्र से संबंधित थे, दक्कन का क्षेत्र, दक्कन का पठार, तो उस क्षेत्र में पहाड़ियां बहुत अधिक होता था, पहाड़ियां बहुत अधिक होती हैं। ठीक है, तो अगर कोई विरोधी सेना उनकी ओर बढ़ रहा हो तो ये गुरिल्ला युद्ध पद्धति का इस्तेमाल करके वो विरोधी सेना पे आक्रमण कर दिया करते थे। कैसे? मतलब वो अचानक से ही विरोधी सेना पे टूट पड़ते थे और सब कुछ तहस नहस करके वापिस से छुप जाया करते थे पहाड़ों में। ठीक है, इसलिए शिवाजी को पहाड़ियों का चूहा भी कहा गया था। ठीक है, पहाड़ियों का चूहा। ठीक है, आइए बढ़ते अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए कथन और निष्कर्ष का सवाल आ गया है ना। सत्य कथन पहचानना है, ध्यान दीजिएगा सत्य असत्य के बारे में। जातक ग्रंथों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं हैं, क्या सही है? जी बिल्कुल, जातक ग्रंथों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं हैं। ठीक है, और पूर्व जातक ग्रंथ मतलब किसे कहा जा सकता है? तो जातक कथाएं आप पढ़े होंगे, कौवा और घड़े वाले कहानी, कंकड़ वाला कहानी जो था, और खरगोश और कछुए की कहानी। ठीक है, यही जातक कथाएं माना जाता है। ठीक है, और सेकंड क्या है? यानी ऑप्शन ए तो सही है ये। सेकंड है नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो पाली भाषा ग्रंथ है, बिल्कुल सही। नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो, इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिनांडर, ठीक है, और कौन? मिनांडर के बीच जो है वार्तालाप को दर्शाया गया, तो ये भी सही है, पाली भाषा में लिखा गया है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है, जातक ग्रंथों में बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित कथाएं वर्णित है जो मुख्यतः नैतिक शिक्षा देने के उद्देश्य से रची गई है, और इनमें विभिन्न रूपों में बुद्ध के जन्मों का वर्णन मिलता है। ठीक है, ये कथाएं बौद्ध साहित्य का महत्वपूर्ण भाग है और इनमें माध्यम से करुणा, दया, त्याग जैसे मूल्यों का प्रचार किया गया है। ठीक है, दूसरा कथन भी सही है क्योंकि मिलिंद पन्हो एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जो पाली भाषा में रचित है, और इसमें यूनानी शासक, जैसे कि मैंने बताया, मिनांडर तथा बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच दार्शनिक संवाद प्रस्तुत किया गया है। यह ग्रंथ बौद्ध दर्शन के तर्कपूर्ण विश्लेषण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जातक कथाएं की बात करें तो यह गद्य और पद्य दोनों रूप में मिलती है। मिलिंद पन्हो बौद्ध तर्कशास्त्र एवं उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। ठीक है, मिलिंद पन्हो बौद्ध तर्कशास्त्र का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। अगला सवाल देखें तो क्वेश्चन नंबर 18 देखें तो क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई? यानी अग्नि वेदिका कहाँ से मिली थी, बताइए। अग्नि वेदिका बहुत ही आसान सवाल, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, अग्नि वेदिका कहाँ से पाई गई थी? तो अग्नि वेदिका पाई गई थी ऑप्शन नंबर 1 कालीबंगा से। ठीक है, और ये कालीबंगा कहाँ है? मैंने बताया था राजस्थान में। कहाँ है ये? राजस्थान में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा के प्रमाण कालीबंगा यानी राजस्थान से प्राप्त हुए हैं, और यहीं से अग्नि वेदिकाओं को भी मिले हैं जो वहां के पुरातात्विक उत्खनन में खोजी गई थी। इन अग्नि वेदिकाओं से यह संकेत मिलता है कि वहां किसी प्रकार का धार्मिक एवं अनुष्ठानिक अग्नि पूजा प्रचलित थी। कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल था जहां नगर योजना, कृषि और धार्मिक गतिविधियों का स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग भौतिक रूप से ही नहीं बल्कि धार्मिक रूप से भी विकसित थे। ठीक है, कालीबंगा की खोज जो है ना 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी। किसने की थी? अमलानंद घोष ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, और यहाँ से ही हल से खेते जुते हुए खेत मिलते हैं। कालीबंगा बार बार पूछता है कि हल से जुता हुआ खेत कहाँ मिलता है? तो कालीबंगा में मिलता है। कहाँ मिलता है? कालीबंगा में। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस एक में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा दी गई? बताइए किसमें दी गई थी मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने का चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा? आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने
नंद वंश को उखाड़ फेंक मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो इसका जो कथा है कहाँ मिलता है, तो मिलता है डी, ऑप्शन नंबर डी, मुद्रा राक्षस। ठीक है, मुद्रा राक्षस किसने लिखा है मुद्रा राक्षस को? विशाख दत्त। किसने लिखा है? विशाख दत्त। ठीक है, और इसमें क्या लिखा हुआ है? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध राज सिंहासन का प्राप्ति की कथा एवं विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस नाटक में वर्णित है। ये क्या है? एक नाटक है। यह संस्कृत नाटक राजनीतिक कूटनीति, षड्यंत्र और चाणक्य की रणनीतियों को दर्शाता है, जिसके माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का अंत कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसकी सहायता से नंद वंश को उखाड़ फेंका गया था? तो चाणक्य की सहायता से नंद वंश को उखाड़ फेंका गया था। ठीक है, यह ग्रंथ न केवल साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि प्राचीन भारतीय राजनीति और कूटनीति को समझने का भी प्रमुख स्रोत है। ठीक है, मुद्रा राक्षस से क्या है? राजनीतिक नाटक है। और एक ऑप्शन था गाथा सप्तशती का। ठीक है, तो गाथा सप्तशती के रचयिता सातवाहन शासक हाल थे। कौन थे? सातवाहन शासक हाल। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, सुभाष चंद्र बोस को नायक किसने कहा था? बताइए, सुभाष चंद्र बोस को नायक किसने कहा था? इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। सुभाष चंद्र बोस को नायक कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को नायक की उपाधि दी थी, जो उनके नेतृत्व, साहस और राष्ट्रवादी विचारों के प्रति सम्मान को दर्शाता है। सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे, जिन्होंने आजाद हिंद फौज यानी कि आईएनए की स्थापना कर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष का सशस्त्र संघर्ष का मार्ग अपनाया था। ठीक है, और उनका एक नारा बहुत प्रसिद्ध हुआ था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। याद रखिएगा, ये युवाओं में देशभक्ति की भावना जागृत करने वाला था और आज भी अत्यंत प्रेरणादायक माना जाता है। ठीक है, महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था और नेहरू जी ने देशभक्ति की ज्वलन तलवार कहा था। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने क्या कहा था, नेहरू ने क्या कहा था, सब कुछ याद रखिएगा। ठीक है, दीवाने मुश्ताक राज, देखिए प्रश्न का लेवल देखिए। ठीक है ना, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए हुए, स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अंत तक कुछ ना कुछ सीख के जाने को मिलेगा। ठीक है, प्रश्न देखिए, दीवाने मुश्ताक राज किससे संबंधित है? सही का सही आंसर हो जाएगा भू राजस्व विभाग। किससे संबंधित है? भू राजस्व विभाग। और दिल्ली सल्तनत के समय ये बात हो रही है, अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए दीवाने मुश्ताक राज नाम विभाग की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? दीवाने मुश्ताक राज, जिसका जिसका मुख्य उद्देश्य भू राजस्व की वसूली को सुदृढ़ और नियमित बनाना था। यह विभाग विशेष रूप से उन बकाया बकाया जो टैक्स था ना, उसको वसूली के लिए बनाया गया था। उसी का वसूली के लिए क्या बनाया गया था? दीवाने मुश्ताक राज। ठीक है, इससे राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई और कर संग्रह में पारदर्शिता तथा कठोरता दोनों आई। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या, इनका एक इंपॉर्टेंट है बाजार नियंत्रण, मूल्य निर्धारण की नीति, और इसके अलावा आप देखें तो घोड़े दागने की प्रथा, घोड़े दागना, ठीक है, और हुलिया व्यवस्था, ये सब कुछ जो है अलाउद्दीन खिलजी का नीति था। ठीक है, उसने कर व्यवस्था को किसानों के उत्पादन से सीधे जोड़ दिया था। किससे जोड़ दिया था? किसानों के उत्पादन से सीधे जोड़ दिया था। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था किससे संबंधित है? टोडरमल किससे संबंधित है? मुगल वंश। मुगल वंश में एक राजा थे, कौन? अकबर। ठीक है, उन्हीं से संबंधित है कौन? राजा टोडरमल। ये इसका आंसर क्या है? भू राजस्व व्यवस्था किससे संबंधित है टोडरमल का? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब्ती। ठीक है, इसके बारे में जाने तो राजा टोडरमल ने भू राजस्व व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए जब्ती प्रणाली लागू की थी। ठीक है, जो भूमि मापन, औसत उपज के आधार पर कर निर्धारण कर आधारित थी। इस प्रणाली में भूमि को मापा जाता था और पिछले 10 वर्षों की औसत उपज के आधार पर कर निश्चित किया जाता था, जिससे किसानों पर कर का भार संतुलित बना रहता था। ठीक है, इसी जब्ती प्रणाली से विकसित होकर 1580 में, याद रखिएगा, दहसाला व्यवस्था लागू की गई थी। कब लागू की गई थी? 1580 में दहसाला व्यवस्था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा, जिसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। दहसाला व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है और यह मुगल प्रशासन की सबसे प्रभावी राजस्व प्रणालियों में से एक थी। दहसाला प्रणाली 10 वर्षों की औसत उपज पर आधारित थी। इसे बिहार, आगरा, दिल्ली, लाहौर आदि प्रमुख प्रांतों में लागू किया गया था।
ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन 23, सुरक्षा कपाट सिद्धांत सेफ्टी बॉल्व थ्योरी किससे संबंधित है? सेफ्टी बॉल्व थ्योरी किससे संबंधित है? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, लैंड होल्डर सोसाइटी, इंडियन नेशनल कांग्रेस या ऑल इंडिया एसोसिएशन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, और अगर किसी विशेष व्यक्ति की बात किया जाए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय, क्योंकि इन्होंने ही सेफ्टी बल्ब थ्योरी को दिया था। ठीक है, सुरक्षा का पाठ सिद्धांत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संबंधित है, जिसके अनुसार कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय असंतोष को नियंत्रित करने और उसे एक सुरक्षित दिशा देने के उद्देश्य से की गई थी। एओ ह्यूम ने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, और बाद में लाला लाजपत राय ने इसे सुरक्षा कपाट की संज्ञा दी थी। क्या दी थी? सुरक्षा कपाट की संज्ञा दी थी। इस सिद्धांत के अनुसार कांग्रेस एक ऐसा मंच था जहां भारतीय अपनी असंतुष्टि व्यक्त कर सकते थे, जिससे व्यापक विद्रोह की संभावना कम हो जाती थी। ठीक है, और अगर बात करें कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की, तो यह हुआ था 1885 में बंबई में। ठीक है, दादा भाई नौरोजी गोखले जैसे नरमपंथी नेता प्रारंभिक कांग्रेस से जुड़े हुए थे। ठीक है, आइए देखते हैं अगले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 24, सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई थी? 1909, 1893, 1919 या 1935? बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा 1909। 1909 में आपको याद होगा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, है ना? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था 1909 में, इसी के द्वारा सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। इसके बारे में देखें तो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के तहत, जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी, यानी क्या? सेपरेट इलेक्टोरेट। इस व्यवस्था के अनुसार मुसलमान केवल मुस्लिम उम्मीदवारों को ही वोट दे सकते थे। ठीक है, इसने भारतीय राजनीतिक में सांप्रदायिकता को संस्थागत रूप दिया और आगे चलकर भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में इसे और विस्तारित किया गया। ठीक है, 1935 के अधिनियम में भी यह व्यवस्था जारी रही थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, गंगा एवं यमुना नदियों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद में। कहाँ मिलता है? ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद में। ठीक है, गंगा और यमुना नदियों का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जो वैदिक साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। हालांकि ऋग्वेद में नदियों का उल्लेख अपेक्षाकृत कम है, और उस समय सरस्वती नदी की अधिक प्रमुखता थी, लेकिन कालांतर में गंगा और यमुना भारतीय संस्कृति, धर्म और सभ्यता के प्रमुख केंद्र बन गए हैं। उत्तर वैदिक काल में गंगा यमुना क्षेत्र का महत्व बढ़ गया था। बाद में यही क्षेत्र भारतीय सभ्यता का प्रमुख केंद्र बना था। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 26, जैन मत में संथारा से तात्पर्य क्या है? संथारा, देखिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल है संथारा। ठीक है, सवाल कंफ्यूजन वाला है। ठीक है, परीक्षा में ये सारे सवाल या तो स्टूडेंट्स स्किप कर देते हैं या तो कंफ्यूजन में मारते हैं और वो गलत हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपवास द्वारा प्राण त्यागने का एक अनुष्ठान, संथारा। जैन धर्म में संथारा या संलेखना के बारे में आप लोग जानते होंगे, एक धार्मिक अनुष्ठान है जिसमें व्यक्ति धीरे धीरे उपवास के माध्यम से अपने शरीर का त्याग करता है। इसे आत्मा की शुद्धि और कर्मों से मुक्ति का मार्ग माना जाता है। यह प्रक्रिया अत्यंत अनुशासित और आध्यात्मिक होती है, जिसे विशेष परिस्थितियों में अपनाया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने, आपको याद होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला में संलेखना द्वारा प्राण त्यागे थे। किसके द्वारा प्राण त्यागे थे? संलेखना द्वारा। जैन धर्म में अहिंसा और तपस्या का विशेष महत्व है। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य किससे संबंधित है? याद रखिएगा, ये जैन धर्म से ही संबंधित है, तभी नहीं इन्होंने संलेखना द्वारा प्राण त्यागे थे। ठीक है, क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में से प्रत्युष्मुत्पाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? प्रत्युष्मुत्पाद इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, यही सब सवाल जो कट ऑफ का निर्धारण करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। प्रत्युष्मुत्पाद बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण दार्शनिक सिद्धांत है, जिसे कारण कार्य संबंध भी कहा जाता है, यानी कि लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन भी कहा जाता है। इसके अनुसार प्रत्येक घटना या वस्तु किसी कारण पर निर्भर होकर उत्पन्न होती है, अर्थात कोई भी वस्तु वस्तुतः स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं होती। यह सिद्धांत बुद्ध के उपदेशों का मूल आधार है, और इसमें दुख, उसके कारण तथा उसके निरोध की प्रक्रिया को समझाया गया है। किसमें? प्रत्युष्मुत्पाद में। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट में देखें तो यह सिद्धांत द्वितीय आर्य सत्य, यानी कि द्वितीय आर्य सत्य क्या था? दुख के कारण से संबंधित है। ठीक है, बौद्ध धर्म में
बौद्ध दर्शन में इसे अत्यंत केंद्रीय स्थान प्राप्त है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन 28। अशोक ने गया जिले में बराबर की पहाड़ी कहाँ है? गया जिले लिखा है, गया जिले कहाँ? जहानाबाद। कहाँ पाया जाता है? जहानाबाद में। किसके लिए गुफाएं खुदवाई थी? बताइए किसके लिए खुदवाई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आजीविकों के लिए। किसके लिए? आजीविकों के लिए। सम्राट अशोक ने गया जिले की बराबर पहाड़ियों में चट्टानों को काटकर गुफाओं का निर्माण करवाया था, जो मुख्य रूप से आजीविक संप्रदाय के साधुओं के लिए बनाया गया था। ये गुफाएं भारतीय शैलकृत वास्तुकला के प्रारंभिक और उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इन गुफाओं की आंतरिक सतह अत्यंत चिकनी और चमकदार बनाई गई थी, जिसे मौर्य पॉलिश कहा जाता है, जो उस समय की उन्नत तकनीक को दर्शाती है। उनके प्रमुख गुफाओं में से सुदामा, कर्ण, चौपड़, विश्व झोपड़ी, ठीक है, ये सब आते हैं। कुछ गुफाएं अशोक के उत्तराधिकारी दशरथ ने भी बनवाई थी। किसने बनवाया था? अशोक के उत्तराधिकारी कौन? दशरथ। क्वेश्चन 27। पूर्व योजना के अनुसार मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस यानी कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन दिवस कब मनाया था? बताइए। सही जवाब हो जाएगा 16 अगस्त 1946। ठीक है, 16 अगस्त 1946। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को लेकर 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस पर दबाव बनाना था। इस दिन विशेष रूप से कलकत्ता में भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई। यह घटना भारत के विभाजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण और दुखद मोड़ साबित हुई, जिसने हिंदू मुस्लिम संबंधों को और अधिक तनावपूर्ण बना दिया। ठीक है, इस घटना को ग्रेट कलकत्ता किलिंग भी कहा जाता है। ग्रेट कलकत्ता किलिंग याद रखिएगा। 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट क्या? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस है ना, डायरेक्ट एक्शन डे है ना। इसके बाद पूरे देश में सांप्रदायिक हिंसा फैल गई 16 अगस्त 1946। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 30, और ये हमारा लास्ट सवाल होने वाला है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बताइए कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। बात करें मौलाना अबुल कलाम आजाद जी का, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे कम उम्र के बनने वाले अध्यक्ष थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जिन्होंने 1887 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वे एक प्रतिष्ठित वकील और सामाजिक सुधारक थे, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता और राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, उनकी अध्यक्षता कांग्रेस के प्रारंभिक चरण में समावेशी और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण को दर्शाती है, जो आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की आधारशिला बनी। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम के आजाद की बात करें तो 1940 से 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। और तैयब जी, जो बदरुद्दीन तैयब जी थे, ये कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष थे। ठीक है, कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष थे। तो ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और अगर आप मुझे कुछ सलाह देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइए। ठीक है, कि मुझे और क्या करनी चाहिए। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा पीडीएफ। ठीक है, और तो अगर मैं देखूंगा कि पीडीएफ के लिए मांग ज्यादा है तो मैं पीडीएफ की व्यवस्था भी कर दूंगा। ठीक है, बाकी ये जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ये रेलवे हो गया, किसी भी एग्जाम, रेलवे, एसएससी, बीपीएससी के आगामी परीक्षा को देखते हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसलिए मैं तो आपसे ये कहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, मैं इस चैनल पे आने वाले समय में जो भी वीडियो डालूंगा आपके लिए वो अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।